नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। देश में बीते एक पखवाड़े से दलित चेतना के उभार, समाज और सरकार के रवैये पर बहस जारी है। गुजरात के ऊना में गौ रक्षा के नाम पर दलित युवाओं की गाड़ी से बांधकर पिटाई, आत्महत्याएं और विरोध में मरी हुई गायों को थाने पर फेंकना, फिर हरियाणा, बिहार और कई राज्यों से आई दलितों पर अत्याचार की खबरें, और उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर यूपी बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह की अभद्र टिप्पणी। इन घटनाओं के बाद देश भर में दलित विरोध की तीखी आवाजें सुनाई पड़ी। सरकार को संसद में जवाब देना पड़ा और विरोधियों के तीखे हमले झेलने पड़े। जानकारों ने माना कि इस बार दलित चेतना का उभार कुछ ज्यादा प्रखर रूप में सामने आया है। खासकर गौ रक्षकों के जवाब में मरी हुई गायों के कारोबार से हाथ खड़े कर लेना भले ही प्रतीकात्मक विरोध का तरीका रहा हो, लेकिन ये कई सवाल खड़े कर गया। मसलन, क्या अब दलित एक देश, एक संस्कृति और एक प्रतीक की हिंदुत्ववादी सोच को चुनौती देने के मूड में हैं? क्या इस विरोध के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में दलितों के योगदान को नकारने का नतीजा क्या हो सकता है, या फिर इसके जरिए वो सरकार और समाज को विविधता में एकता के अपने संवैधानिक और मूलभूत अधिकारों की याद दिलाना चाहते हैं? आज सरोकार में बात करेंगे कि सरकार की तरफ से आ रहे जवाब क्या उनकी भावनाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप हैं? क्या गैर दलित समाज दलित चेतना से उठे मुद्दों पर विमर्श करने और उन्हें जगह देने के लिए तैयार है? और आज इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं बेजवाड़ा विल्सन, आप नेशनल कन्वीनर हैं सफाई कर्मचारी आंदोलन के, और अभी हाल ही में आपको साल 2016 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए चुना गया है। आपने मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी है। हमारे साथ एमपी सिंह साहब हैं, आप विजिटिंग प्रोफेसर हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, और इसके अलावा आप चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप डीन रह चुके हैं। आप कानून और मानवाधिकार पर कई किताबें भी लिख चुके हैं। हमारे साथ विजय दीवान साहब हैं, आप सर्वोदय कार्यकर्ता हैं और 35 बरस से आप गागोदय नाम के गांव में विनोबा जी का जो जन्मस्थान रहा है वहां पर आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अवनिजेश अवस्थी, आप आरएसएस थिंकर हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी हैं। और हमारे साथ हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा आप श्रीजी गौसदन नोएडा के अध्यक्ष भी हैं। आप सभी मेहमानों से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं यहाँ पर मौजूद छात्र छात्राओं का भी स्वागत करना चाहूँगी। हमें उम्मीद है कि इतने दिनों से जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है विषय, उस पर वो भी अपनी राय और अपनी भावनाएं जाहिर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। ये दलित आंदोलन से उठी चिंगारियां हैं। यह ऐलान है कि सदियों से जारी अत्याचार सहने को अब दलित तैयार नहीं हैं। गुजरात के ऊना में गौ रक्षा दल के लोगों ने इन दलित लोगों की पिटाई की। उन्हें शक था कि इन लोगों ने गौ हत्या की। इस जुल्म का विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके साथ जैसे जैसे ये बात फैली, दलितों का गुस्सा बढ़ता गया। गुजरात में शायद पहली बार दलित आंदोलन का ऐसा नजारा दिखा। और ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की। बीएसपी नेता मायावती के खिलाफ एक भाजपा नेता की अभद्र टिप्पणी से आहत दलितों ने वहां अपना विरोध कुछ इस तरह जताया। कुछ महीने पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद भी दलित संगठन सड़कों पर उतरे थे। जानकार इस प्रतिरोध को एक नई सामाजिक परिघटना बता रहे हैं। कहा गया है कि ये सदियों से अन्याय और उत्पीड़न का शिकार रहे दलित समुदाय में अपनी गरिमा को लेकर पैदा हुए नए एहसास का इजहार है। ये उनमें अपने अधिकारों के लिए आई चेतना की अभिव्यक्ति है। बड़ा प्रश्न है कि क्या सचमुच भारतीय समाज परिवर्तन के एक नए दौर में है? हाल में हुए आंदोलन किसी खास स्थान और मुद्दा विशेष तक सीमित हैं, या इनके साथ जाति आधारित गैर बराबरी के खिलाफ लंबे विद्रोह की शुरुआत हो गई है? क्या इन आंदोलनों में किसी नई राजनीति के सूत्रपात की संभावना छिपी है?
और अब दलित आंदोलन का कैसा भविष्य नजर आता है। सोशल मीडिया को दलित समुदाय ने संवाद और प्रचार का नया औजार बनाया है। मेन स्ट्रीम मीडिया से अक्सर दूर रखा गया ये समुदाय नए संचार माध्यमों का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। इससे उसके संघर्षों को धार मिली है। मगर जारी दलित विमर्श पर कई प्रश्न भी हैं। क्या दलित आंदोलन न्याय की व्यापक समझ के साथ आगे बढ़ रहा है या सिर्फ अपनी चिंताओं में खोया है? उस पर नारीवादी संवेदनशीलताओं के प्रति उदासीन रहने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसी बातों में आखिर कितना दम है? और क्या ये जरूरी नहीं है कि दलित संघर्ष मजदूर, आदिवासी और अन्य बहुजन की लड़ाइयों का हिस्सा बने? क्या आज इसकी कोई संभावना बनती दिखती है? दीवान साहब, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि आप एक ऐसे काम से जुड़े हैं जिसको लेके आमतौर पर समाज में सवर्णों के लिए स्वीकार्यता नहीं है। और हम आज चर्चा भी यही कर रहे हैं कि जो गैर दलित समाज है वो जो दलित चेतना से उठे मुद्दे हैं उसको समझने के लिए और दलितों की जो बातें हैं उनको जगह देने के लिए समाज में तैयार हो पाया है। आप 35 सालों से अगर ये काम कर रहे हैं तो क्या आप ये मानते हैं कि जो गैर दलित समाज है वो दलितों को जगह देने के लिए, उनकी चेतनाओं के विस्तार के लिए अब तैयार हो गया है? बहुत नहीं है, लेकिन एक हद तक तो मानना पड़ता है कि कुछ इसमें विशेषता मैं ये कहूँगा कि गांधी जी ने और विनोबा जी ने ये कहा कि जो नीचे के तबके के लोग जो काम कर रहे हैं वो काम आप कीजिए ताकि आप उनके पास पहुँच पाएंगे। वो काम करने से उनका जो दुख है और कष्ट है इसका आपको एहसास होगा। आप उनको संघर्ष के लिए तैयार कर पाएंगे। इसलिए जो भी काम है, फिर वो मेहतर का काम हो, खाल उतारने का काम हो या मधुमक्खी का काम हो, ऐसे जो छोटे काम है ये सब काम सर्वोदय ने अपने हाथों में लिए। और ये इसीलिए लिए कि इस देश की जो जाति व्यवस्था है यह तोड़नी होगी। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आपने ये काम करना शुरू किया उस वक्त में क्या आप अकेले थे या आपके साथ और लोग भी थे? और इन 35 बरस में और लोग जुड़े कि नहीं जुड़े? और दूसरा ये कि क्या आपके समाज में जो लोग, क्योंकि आपने स्वेच्छा से ये काम चुना, तो जो आपके समाज में, आपके घर परिवार में जो लोग थे वो आपके काम को और आपको सहज रूप से स्वीकार कर पाए? देखिए, मैं 35 बरस से गांव में रह रहा हूं और करीबन 18-20 बरस ये खाल उतारने का काम कर रहा हूं। महाराष्ट्र में मैं जिनके साथ काम कर रहा था वो रत्नागिरी के हमारे रमाकांत आरते थे। हम ही दो लोग महाराष्ट्र में ये काम एक विचारों से करते रहे। इसमें आज तक कोई जुड़ा नहीं है। मतलब 35 साल में सिर्फ आप और आपके एक मित्र, यही दो लोग काम कर रहे हैं। और समाज की स्वीकृति कितनी मिली? मेरे गांव में तो मुझे कोई तकलीफ होती नहीं है, क्योंकि एक तो विनोबा जी के विचारों अनुसार ग्रामदान हुआ गांव है, इसलिए उधर के लोग को ये सुलझे हुए हैं। कुछ लोगों ने कुछ टिप्पणी की, ये सच बात है कि अब विजय के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए वगैरह। लेकिन एक दो लोग कुछ बातें करते हैं, इसके लिए कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन मेरे गांव में, लेकिन ये तो सच ही है कि इस काम में सवर्ण आना नहीं चाहते। बात ऐसी है कि अंबेडकर जी ने जात तोड़ने के लिए यही कहा अपने समाज को कि ये काम करने से अगर हमें अछूत मानते हैं तो ये काम छोड़ दो। वो एक तरह से जाति पर प्रहार कर रहे थे। लेकिन आपकी बात से ये स्पष्ट हो गया कि आप 35 साल में आपके साथ आप अकेले ही रहे और आपके एक मित्र आए, उसके अलावा दूसरे लोग नहीं आए। इसका मतलब समाज में उस तरह से इस काम को स्वीकृति नहीं मिली जिस तरह से मिलनी चाहिए। और जिस धारणा के साथ इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था कि अगर आप दलित का काम करेंगे, दलित आपका काम करेंगे, तो हो सकता है जो सामाजिक गैर बराबरी है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसको मिटाने में कामयाबी हासिल हो सके। लेकिन आपके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत हद तक कामयाबी हासिल हो सकी है। बहरहाल विल्सन साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। एक दूसरा बड़ा सवाल है कि एक तरफ समाज की ये स्थिति है जो आप बता रहे हैं दीवान साहब, दूसरी तरफ गुजरात का उदाहरण देखते हैं या और दूसरे राज्यों में भी इस तरह के उदाहरण छुटपुट घटनाओं के रूप में सामने आए हैं।
जो दलित चेतना के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये जो इस बार दलित चेतना है वो ज़्यादा परिष्कृत, ज़्यादा उन्नत रूप में सामने आई है। आपको क्या लगता है, उत्पीड़न तो पहले से हो रहे थे, ये जो मानसिकता है ये तो पहले से हावी थी, तो फिर ये जो दलितों की चेतना में उभार आया है ये क्यों आ रहा है इस तरह का? दलितों का चेतना सबसे पहले से है, बट अभी तो क्या होगा, कई घटनाओं अभी हुआ, डायरेक्ट आएंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे, आप ये खाते हैं वो नहीं खा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया देश के अंदर सब जगह पे। वो सारे सुनने के बाद दलित का भी, सबका, हमारा का भी, मुझे भी मन पे लगा ये क्या है, हम कहाँ जिंदा है अभी, क्यों ऐसा होते हैं ये देश के अंदर, इसका कारण क्या होते हैं। डायरेक्ट हम भी बाहर आएंगे, हम जब तक साइलेंट बैठेंगे, बिल्कुल इसका कोई सॉल्यूशन देने वाला तो नहीं। सो हमारा कभी एक है, बाबा साहेब अम्बेडकर कभी एक है, हम जब तक हम खुद बाहर नहीं आएंगे सो बोलने वाला कम है। दूसरा है सरकार पे विश्वास। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये उत्पीड़न आज का उत्पीड़न तो है नहीं, ये अस्पृश्यता की जो भावना समाज के सवर्णों के अंदर है ये कोई नई बात नहीं है, तो फिर ये जो लावा अब फूट रहा है उसकी कोई तात्कालिक वजह भी आप देख रहे हैं? अभी कई दिनों से ये देश पे सबसे हम लोग कहना तो अभी ये नया सरकार आने के बाद भी देश के अंदर थोड़ा दूसरा शक्ति है, फंडामेंटलिस्ट पोस्टर्स होगा कोई का भी थोड़ा ताकत थोड़ा बढ़ गया ऐसा लग रहा है हमारा का। मुझे पर्सनली मुझे लग रहा है, पहले हमारा का सबका मालूम है, मेरा बचपन से मुझे मालूम है, छुआछूत है, जात भेदभाव ये देश का अंदर है, स्कूल का अंदर है, दिल्ली का अंदर है, सब जगह ये है। बट हमारा का कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव हुए तो हमारा का एक आशा है, हमारा देश का संविधान है, इसी के अनुसार हम लोग कोई कहीं जा सकते, पुलिस स्टेशन जा सकते, इधर कर सकते, ये आशा था। अभी क्या होगा, पुलिस स्टेशन के अंदर भी वो फंडामेंटलिस्ट पोस्टर्स आ गया। सो हरियाणा पे अभी घटना होगा, वो पुलिस स्टेशन के अंदर ही मारा। सो कहाँ जाना फिर? हमारा का तो पीड़न तो उत्पीड़न तो है, उत्पीड़न से बाहर तो बिल्कुल आना, ये तो मानव समाज, हम लोग विकास इतने बोलते हैं हम लोग, सर कहाँ जाना, एक रास्ता निकालने के सारे लोग सब जगह देखे तो कहीं नहीं मिले तो वो आउटबर्स्ट है, हम नहीं करेंगे आप करो। So, आप ये कह रहे हैं कि ये आउटबर्स्ट है क्योंकि उनको अपने लिए कहीं पे प्लेस नहीं मिल रहा है जहां पे वो जाके शिकायत कर सकें और उस शिकायत का निवारण हो सके। MP सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूं, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये दलितों के योगदान को नकारने की जो कोशिश की गई है उसका जवाब है। दलितों का योगदान, जैसे बहुत सारे काम हमारी वर्ण व्यवस्था में अलग अलग जाति और समुदाय के लिए बटे हुए हैं, वैसे दलित के लिए बटे हुए हैं। जो दलितों का काम अब तक रहा है परंपरागत रूप से, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, और अब थोड़ा ज़्यादा जो ये कह रहे हैं उसके मुताबिक अगर वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव है, तो शायद ये उसका एक प्रतिकार है, प्रतिरोध है कि हमारे योगदान को समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। आप क्या इसको सही मानते हैं? क्योंकि समाज को बदलने के लिए ही स्वतंत्रता के लिए हम लड़े थे और उसी के लिए हमने अपना संविधान बनाया था, जिसमें अस्पृश्यता को ख़त्म करने को एक मौलिक अधिकार बनाया गया संविधान के अंदर, संविधान की धारा 17 में। उस बात को अब 66-67 साल हो चुके हैं जब से वो कानून बना, संविधान में प्रोविज़न हुआ। उसके बावजूद अगर आज भी दलितों को के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो अस्पृश्यता तो वो मानते रहे और उसको स्वीकार करते रहे, उन्होंने कभी कोई उपद्रव नहीं किया। लेकिन अब जो उनके काम हैं जो स्वीकार किए गए हैं समाज में, रोहिंगटन ने वो फाइन बैलेंस वो लिखा अपना उपन्यास, और उसमें ये दिखाया गया कि दलित को इसलिए पीटा गया कि उसने जानवर की खाल उठाने का काम बंद करके सिलाई का काम शुरू कर दिया। अब यहाँ अगर वो अपना काम भी कर रहा है तो भी उसकी पिटाई हो रही है। तो इस आज़ाद देश में जिसके लिए संविधान बना और सब कुछ हुआ, क्या वो हमेशा इसी तरह से त्रस्त होता रहेगा? उसको कोई
उसके अधिकार स्वीकार नहीं किए जाएंगे जो संविधान के अंदर दिए गए हैं और कानून बनाए गए हैं उसके लिए। उसके अगर वो एक इंसान की तरह रहना चाह रहा है, अपना कोई भी पेशा कर रहा है, उसको करने से अगर उसे पीटा जा रहा है आज, तो कहाँ तक ये न्याय संगत है और कब तक ये बर्दाश्त किया जा सकता है। तो आज भी वो उपद्रव नहीं कर रहे हैं, आज भी वो कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं कि जिसमें कहीं टेररिज्म हो या कोई और हो। आज भी वो कह रहे हैं कि हमें तुम अगर नहीं जीने देते तो मरने दो, मरने के लिए कुछ दो हमारे लिए। जी अब निजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसा आप तीन लोगों की बातचीत से समझ में आया कि दलित जो है अपने अधिकार को जब देख रहे हैं कि उनको चुनौती मिल रही है तो वो प्रतिकार के रूप में सामने आ रहा है। क्या आप भी इसे सही मानते हैं कि उनके अधिकारों पे कुछ जो चुनौती मिल रही है उसका प्रतिकार है ये? जो भी अभी बातचीत सामने आई, ये तो सच है कि संविधान को लागू हुए 1950 में लागू हुआ था और अब 66 साल संविधान लागू हो गए। तो हम इस 66 साल में अगर 66 साल पश्चात संविधान के लागू होने के पश्चात संविधान में दिए हुए अधिकारों के बावजूद अगर 66 साल बाद वो चेतना जागृत हो रही है तो ये किसकी कमज़ोरी है? मैं फिर कहूँगा कि समस्या सामाजिक है और अगर उसका राजनीतिकरण किया जाएगा तो उससे समस्या और ज़्यादा खराब होती है। ऐसा नहीं है। अगर 66 वर्षों में, पिछले 66 वर्षों में ऐसा लगातार, और ये सच है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपने अपने सत्ता तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, उनका हक भी होता है। लेकिन समाज में समरसता रखने के लिए, मुझे याद है कि बिहार में सामूहिक नरसंहार हुआ था दलितों का, रणवीर सेना द्वारा सामूहिक नरसंहार हुआ, तो बड़ा लंबा चौड़ा नरसंहार हुआ था। मारा गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित थे। हरियाणा में दलितों को जलाया गया था, जिंदा जलाया गया था। इसलिए ये कहना कि पिछले 2 वर्षों में ये दलितों के साथ उत्पीड़न ज्यादा हुआ है, ये गलत है। पहली बात तो अगर हम ये साफ कर लें कि ये समस्या इतनी पुरानी है तो फिर हम उस समस्या के समाधान की तरफ भी जाएंगे। पहली बात तो ये साफ है। दूसरी बात ये, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जानना चाहती हूँ। जरूर। मैं सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ, आपने कहा कि ये सामाजिक समस्या है। अगर ये सामाजिक समस्या है और आप ये चाहते हैं कि इसको दूसरे एंगल से न देखा जाए, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस सामाजिक समस्या का हल क्या समाज के कुछ इंडिपेंडेंट लोग निकालेंगे या फिर सरकार निकालेगी या राजनीति के जरिए निकलेगा? आपकी नजर में क्या है सामाजिक समस्या का को कैसे हल किया जाएगा? कोई भी यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कहता, अगर ये मानने को तैयार हो कि सामाजिक समस्या नहीं है तो मुझे बताए। लेकिन संविधान ने उस सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए संविधान ने विशेष प्रावधान भी किए। उनको समानता का सिर्फ अधिकार नहीं दिया, भारतीय दंड विधान में उसके लिए दंड भी रखा गया कि उस समानता के अधिकार को अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का विधान भी है। ये जो गौरक्षक, ये जो तथाकथित गौरक्षक खड़े हो रहे हैं, अच्छा का तथाकथित है। नहीं, मैं तो तथाकथित कह रही हूँ। ये जो तथाकथित गौरक्षक सामने आके अपने हाथ में न्याय को और दंड को ले रहे हैं, मैं आपसे 100% सहमत हूँ कि ये तथाकथित गौरक्षक, क्योंकि गौरक्षा, गौ की रक्षा दलितों से नहीं करनी है। गौ की रक्षा तो उनसे करनी जो प्लास्टिक की थैलियां सड़क पे छोड़ देते हैं, या गाय जब तक दूध देती है तब तक उनकी गाय रहती है, तब तक उनके लिए एक साधन है उनकी आजीविका का, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। गाय की रक्षा उनसे करनी है। वास्तव में गाय की रक्षा दलितों से नहीं, दलित थोड़ा है। और दलित तो, मैं तो यह शब्द भी बहुत मुझे कई बार अजीब लगता है कि हम जिस अगर 66 वर्ष पश्चात भी आज़ादी के इस समाज में हमारी इतनी विषमता है कि कोई दलित है अब तक, जिसकी संविधान के बाद, आज़ादी के बाद तो 3 या 4 पीढ़ियां आ चुकी हैं, अगर 4 पीढ़ी पश्चात भी अगर किसी भी लोकतंत्र में, और दुनिया के सबसे बड़े कहे जाने वाले लोकतंत्र में अगर 4 पीढ़ी पश्चात भी अगर देश में कोई दलित है तो उसकी जिम्मेदारी कोई ना कोई तो लेगा ना। कि 4 पीढ़ियों के पश्चात 70 साल बाद भी अगर देश के आज़ाद होने के बाद अगर इस देश में किसी के साथ कोई अपने आप को मानता नहीं है, उसकी स्थिति दलित जैसी है, तो ये किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और लोकतंत्र में तो खास तौर से जो सरकारें हैं, जो कल्याणकारी राज्य है, जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, जिसमें समाज के अंतिम आदमी तक सरकार के कार्य पहुंचे, सुविधा पहुंचे, वो क्यों नहीं पहुंची? हैरानी इस बात की है कि पिछली सरकारें हो सकता है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करती हों, लेकिन इस बार
नहीं भी करती, ठीक है, वो भी नहीं करती थी, मगर इस बार भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ये खड़े होकर कहें कि गौ रक्षक जो हैं वो सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हैं और अफवाहों की जांच करने के बाद उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी, तो इससे क्या संदेश मिलता है? नहीं, देखिए इसको समस्या को, जैसा अग्निवेश जी ने कहा है कि इसको दोनों चीजें अलग रखनी है। जो गौ संरक्षण और दलितों की समस्या, अगर कोई गौ संरक्षण के नाम पे दलितों पे अत्याचार कर रहा है तो कल किसी और नाम से भी कर सकता है। तो आज आप किसी व्यक्ति ने, किसी तथाकथित, आपने भी कहा, इन्होंने भी बताया कि तथाकथित व्यक्ति ने गाय के नाम पे दलितों पे अत्याचार किया, उनका कोई उद्देश्य गाय संरक्षण, गौ संरक्षण होता तो फिर वो कानून के तहत जाते। इस कानून की व्यवस्था है, गाय का मारना एक बैन है हमारे देश में। अगर कोई जिंदी गाय को मारता है, ज़्यादातर स्टेट्स में किलिंग काउज बैन है, तो वो कानून से ले, वो कानून नहीं चाहते, वो राजनीति कर रहे हैं और वो तथाकथित तो वो लोग कौन हैं। लोग हैं और हाँ, उनको तो उनका वो कौन हौसला लोग क्यों हैं? बढ़ रहा है कि वो गुजरात में भी एक्टिव है, वो बिहार में भी एक्टिव है, वो महाराष्ट्र में भी एक्टिव है, वो हर जगह एक्टिव है और उनके खिलाफ पता नहीं अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर वो इतने हौसलामंद क्यों है? नहीं, देखिए, एक तो क्या है कि अगर ये वो एक्टिव है, वो आज ही एक्टिव हुए हैं 2 साल में, ऐसी बात नहीं है। अगर उन लोग, ये कानून व्यवस्था, अगर स्टेट गवर्नमेंट इनको नहीं कर रहे या मीडिया उठा रहे, इन चीज़ों को सबको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हमें देखना पड़ेगा। कानून व्यवस्था को कोई किसी भी हद पे तोड़ता है और वह किसी भी नाम से तोड़ता है, तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी भी जिम्मेदारी, उसको कानून व्यवस्था से उसको स्ट्रांगली एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरी बात, यह बात को, इस इशू को बहुत स्पष्ट रूप से मानना पड़ेगा कि गौ सेवा के नाम पे अगर दलितों पे अत्याचार करते हैं तो यह गलत है। और आज जो दलितों पे जो हम एक बहुत बड़ा वर्ग है, आज कोई 2 साल में, आप तो नहीं कह रहे कि 2 साल में दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। दलितों की जो स्थिति है, हमारे हजारों सालों से, कितने सालों से एक जो व्यवस्था बनी है, उसमें दलितों को, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर दलितों पे अत्याचार हो रहा है ये गलत है, मगर ये ताजा घटना नहीं है, इससे पहले भी दलितों पर मैं कह रहा हूँ होता रहा। दलितों पे अत्याचार रुकना चाहिए, चाहे अभी हो रहे हैं या कभी हो रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिकली इस चीज को पॉलिटिसाइज ना मीडिया ने करना चाहिए, व्यक्ति ने करना चाहिए कि यह 2 साल में हो रहे हैं। अभी हमने इनटॉलरेंस का डिबेट देखा था, अचानक बिहार इलेक्शन में इनटॉलरेंस के डिबेट हो गए। इनटॉलरेंस तो हमारे, ये आप मुद्दे से भटका रहे हैं। हम दलितों के अंदर जो चेतना आ रही है, अपने अधिकारों को लेकर जो चेतना आ रही है, हम उस पे बात कर रहे हैं। और मैं इस पे भी बात करना चाहती हूँ कि एक देश और एक संस्कृति, एक प्रतीक के रूप में जो चीज़ों को ले आने की और थोपने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे जानकार ऐसा मान रहे हैं कि पूरे देश में एक संस्कृति, एक प्रतीक को थोपने की जो कोशिश है, ये दरअसल उसका प्रतिकार भी हो सकता है जो दलित चेतना के रूप में उभर कर आ रहा है। आप क्या कहेंगे? ऐसा बोले तो ये भारत संस्कृति बिल्कुल नहीं हो सकती। ये देश है, विभिन्न संस्कृति का है, विभिन्न राज्य है, विभिन्न लोग है, अलग अलग है, हम लोग सारे एक ऐसा नहीं हो सकते। संस्कृति, भारत संस्कृति है, सबका इंक्लूजन करते हैं। दूसरा बात है, कोई सेवा हो सकती, कोई रक्षा हो सकती, दूसरा इंसान का मारने के कोई का अधिकार ना होना। ये कोई मानव समाज, ये इंडिया होगा और अमेरिका, जर्मन, जापान, और ये देश का अंदर अंबेडकर ने कहा 1950 कॉन्स्टिट्यूशन का सबमिट करने के दिन, ये देश 2 डिफरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस में हम एंटर कर रहा है। एक कानून का अनुसार, संविधान का अनुसार वी आर ऑल इक्वल, समाज पे ये इक्वालिटी नहीं है। ये इक्वालिटी कितने जल्दी हम कानून का रूप से हम लोग लेके आएंगे, हमारा डेमोक्रेसी और बढ़ जाएंगे, नहीं है तो बिगड़ जाएंगे क्या? आज हम लोग कह रहा है ये सामाजिक समस्या है, ये देश के अंदर कोई समस्या होगा, सारे समस्या इट इज इन ए पॉलिटिकल इन नेचर। मैनुअल्स क्या बनेंगे, हाथ से मैला उठाने के है, सारे लोग मुझे भी कहा ये सामाजिक समस्या है। कैसे सामाजिक समस्या होते हैं? ड्रेनेज सिस्टम इज सामाजिक समस्या, हमारा मल हम लोग साफ करना सामाजिक समस्या होते हैं। कानून क्या कहते हैं, सरकार का जिम्मेदारी क्या है? क्यों ये देश के अंदर दलित आज भी कम से कम 2 लाख लोग, उनका खुद हाथ से मैला उठा के जिंदा होना चाहिए? ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज, वी हैव टू डील दिस विद द पॉलिटिकली ओनली, एंड वी कैनॉट डाइवर्ट। दलित का सामाजिक जनोद्धरण, वो सारे ये सामाजिक समस्या है,
हमारा का तो इस पे जिम्मेदारी, ये बिल्कुल ये बंद मतलब करना। आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक समस्या कह के राजनीतिक लोग इससे हाथ नहीं खड़े बिल्कुल कर सकते हैं। आई कैन नॉट से दैट आई एम ए सामाजिक, ये मेरा लेकिन सवाल यही है कि ये मेरा पर्सनल है, इस पे राज्य का कोई अधिकार नहीं है, मैं कोई चीज पे नहीं बोल सकता। वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। सॉल्यूशन पॉलिटिकल आना पड़ेगा आज की डेट में। समाज में इतने सालों का जो, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर ये जो अगर प्रॉब्लम हुई सामाजिक है न्याय मंत्री अगर ये खड़े होके कहेंगे कि गौ रक्षक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हैं और अफवाहों पर उन्हें तो ध्यान नहीं देना चाहिए था, तो क्या बिल्कुल ये वो इससे राजनीतिक फाइल निकलेगा? देखिए, गो सेवा और गो रक्षा ये दो बात अलग है। ये पहले समझ लेना चाहिए। और जो गोरक्षक आज तथाकथित गोरक्षक कह रहे हैं वो ये काम करेंगे तो गोरक्षा हो गई। देखिए, मुझे बोलने दीजिए, गौशाला से गो सेवा होती है और चरमालय खाल निकालने से गो रक्षा होती है। अगर आपने मरे हुए गाय बैलों की खाल नहीं निकाली तो आपको खाल के लिए, चमड़े के लिए जिंदे गाय बैल मारने ही पड़ेंगे। मेरा ये कहना है कि जिन दलितों ने 1000 बरस ये काम किया वही सच में गोरक्षक है। वो जब तक ये काम करते थे तो जिंदे गाय बैल नहीं मारने पड़ते थे। आज के जो गोरक्षक है वो सिर्फ गौशाला चला रहे हैं और ये चरमालय का काम करना नहीं चाहते, तो कैसे वो गाय बचेगी? आप अब मरे हुए गाय। तो मेरा जो कहना है कि जो लोग गौ-रक्षक के नाम से चिल्ला रहे हैं वो ये काम करे ना। देखिए, हम आज गौ रक्षा के बारे में बहस नहीं कर रहे हैं, हम बहस ये कर रहे हैं कि इसके बहाने जो दलित चेतना का उभार हुआ है, उस दलित चेतना से समाज को क्या संदेश मिल रहा है और उस दलित चेतना से के उभार से अब क्या सीख लेनी चाहिए ताकि सामाजिक बराबरी कैसे हासिल हो सके। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा जारी रहेगी कि आखिर जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि ये सामाजिक मुद्दा है, तो सामाजिक बराबरी हासिल करने के लिए राजनीतिक रूप से या कानूनी रूप से क्या निकाला जाएगा सॉल्यूशन। तो आज हम बात कर रहे हैं कि दलित चेतना का उभार समाज में जो इन दिनों देखने को मिल रहा है उसकी वजहें क्या हैं। एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि अब तक जो समाज में और ऊंचे ओहदों पर या और जो दूसरी जगहें हैं, जो इम्पोर्टेंट जगहें हैं, वहाँ पर दलितों की उस तरह की भागीदारी नहीं थी। यहाँ तक कि मीडिया में भी भागीदारी नहीं थी, तो उनकी आवाज़ उस तरह से सामने नहीं आ पाती थी। और सोशल मीडिया ने उन्हें एक ऐसा मंच दिया जिसके ज़रिए वो अपनी आवाज़ को मोबिलाइज़ कर पा रहे हैं। एक तो शायद ये वजह भी मानी जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, जिसको मैंने पहले भी कहा, कि वो एक देश, एक संस्कृति, एक प्रतीक को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम खुद अपने अधिकार डिफाइन करेंगे, कोई दूसरा हमारा अधिकार क्यों डिफाइन करे। क्या आप इससे सहमत हैं? अधिकार तो सबका है कि कौन क्या करना चाहेगा, क्या कारोबार करना चाहेगा, तो कानूनन अधिकार है ना, ये फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है कि कौन क्या करना चाहेगा। लेकिन जो ये जागृति हुई है, इसको मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है देश के लिए, कि आज वो दलित जो अब तक सहन करता रहा अत्याचार अपने ऊपर, आज वो भी अपने अत्याचार की बात फिर भी वो ये कहिए कि हिंसात्मक तरीके से नहीं कह रहा है। आज भी वो उस रास्ते से कह रहा है जिससे महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई अगर आप हमें नहीं जीने देते तो हमें मारिए, हमारी हत्या करिए। तो ये जो जागृति हुई है, ये बहुत अच्छी जागृति है। ये मैं मानता हूँ कि जो चीज़ें 2000 साल से चली आ रही थी वो 50 साल में ख़त्म नहीं हो सकती, इसलिए उनमें समय लगेगा। लेकिन अब समय बदलना शुरू हुआ है, तो आशा की जा सकती है कि ये इससे समाज में बदलाव आएगा। और ये जो इस तरह की दोनों तरह की घटनाएं कि उनको खाल निकालने पे भी पीटा जा रहा है और खाल ना निकालने पे भी पीटा जा रहा है,
ये दोनों तरह की घटनाएं खत्म होंगी। जी जी हाँ, मेरा ये कहना है 1929 में बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये कहा कि अगर हमें अछूत माना जाता है इसी कारण से तो ये खाल निकालना छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र में ये काम कोई भी करता नहीं है। बाबा साहेब आम्बेडकर का जो समाज है वो तो बिल्कुल नहीं करता है। मुझे ये लग रहा है कि अभी गुजरात के किसी ने कहा कि इसके आगे हम ये काम नहीं करेंगे। मेरा ये कहना है कि खाल उतारने का काम हो या मेहतर का काम हो, ये समाज ये छोड़ दे। सिर्फ ड्रेनेज में, आज बम्बई के ड्रेनेज में लोगों को उतारा जाता है, उसमें वो क्यों उतारा जा रहा है? मेरा यही कहना है कि इसमें अगर सीखे लोग आ जाएंगे और उन पर वो नौबत आएगी ना, उस दिन वो रोबो उसमें डालेंगे और वो सफाई तो होगी। जब solution- तक नहीं, तो लेकिन- मेरा ये कहना है कि आज भी ये मेहतर का काम और खाल उतारने का काम जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1929 में कहा था, वो भारत के सभी ये अगर आज छोड़ देते हैं तो गवर्नमेंट दीवान और साहब, बाकी के लोग देख आपने लेंगे। अपनी तरफ से कोशिश की, समाज में समानता लाने के लिए अपना जीवन लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद आपको ये शिकायत है कि ये सामाजिक समस्या बनी हुई है और संविधान बनने के 66 साल बाद भी ये सामाजिक समस्या उसी विकराल रूप में बनी हुई है। आपको मैं विल्सन साहब ने जो कहा था मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ। समस्या सामाजिक थी, लेकिन उसके हल के लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी वो नहीं हुआ। कह दिया गया कि मैला ढोने की प्रथा खत्म कर दी जानी चाहिए, लेकिन वो कैसे खत्म होगी अगर शौचालय नहीं बनेंगे? अब अगर सरकार ये कहती है कि शौचालय बनना चाहिए हर गांव में, तो मैला ढोने की प्रथा ऑटोमेटिकली उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये विजन नहीं था। हमने कानून बना दिया कि कोई मैला ढोने की प्रथा हम खत्म कर देंगे, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, क्या समस्या क्या होगी, इसका किसी को ध्यान नहीं था। लेकिन अगर आज ये कहते हैं कि हम उस नारे पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम वो बना देंगे वहां पर जिसमें जरूरत ही ना पड़े मैला ढोने की, अगर हम वो मशीन ला देंगे जिसमें खाल उतारने के लिए, या हम किसी भी दलित के मन में, मैं दलित कहता नहीं हूं क्योंकि मैं सबको एक मानता हूं, अगर हम में से किसी भी इंसान के मन में ये कि जो मेरा मन होगा वो मैं काम करूंगा, मेरी जाति से, मेरे पुरखों से, ये बिल्कुल गलत है कि जो मैं, अगर मेरे पिताजी या खानदान में ऐसा था तो मैं भी राजा बनूंगा, अब वो तो रहा नहीं है। तो इसलिए अगर वो चेतना, वो भाव, वो अधिकार का भाव, वो एक सोच अगर पैदा होती है, बात वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। वो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहे वो मैला ढोने की प्रथा में खत्म करने में हो, आप ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, शौचालय अगर हर गांव में बनेगा तो मैला ढोने की प्रथा ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। ये तो ठीक है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसका परिणाम आज शायद नजर ना आए, लेकिन आज से साल, 2 साल, 3 साल बाद शायद नजर आना शुरू हो नहीं, जाए। सरकारों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। बट एक बात बताना। जी, शौचालय का विषय पर हम बात कर, महिला प्रथा उन्मूलन एक मुद्दा है। हमने शौचालय बनाना, ड्रेनेज कहा था ना कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया गया ड्रेनेज हमारा। सिस्टम, महिला प्रथा, रेलवे ट्रैक्स, ये रेलवे वैग, ये सारे समस्या है। समस्या क्या है? सैनिटेशन है, अभी ये स्वच्छ करना कुछ भी, इसका जाति का एक संबंध है ये देश पे। मैं कम से कम 50 साल का उम्र है, मैं देश पे सब जगह घूमा, सब जगह गया, कहीं भी दूसरा जाति लोग ये काम पे नहीं होते हैं। इसका अंदर भी सबसे ज्यादा कम पैसा कहाँ मिलते हैं, वहां महिला ज्यादा होते हैं। मतलब ये पितृसत्ता का एक समस्या है, ये जाति का समस्या है। समस्या क्या होगा? अभी स्वच्छ भारत का नाम से वो आप कहता, हम सब अभी साफ करना शुरू कर दिया इंडिया पे, एक शोर थोड़ा ज्यादा हो गया। दूसरा बात क्या होगा, अभी हमारे पास कितने टॉयलेट्स हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं सारे लोग, इसका सेप्टिक टैंक्स होते हैं, सिवर लाइन अंडरग्राउंड नहीं है। नहीं। इसका अंडरग्राउंड हम लोग अभी सारे जगह बनाना एक अभी मुद्दा ऐसा खड़ा होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा? अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया ऐसा नहीं होना, कोई ऐसा हो तो 10 लाख रुपया उनका कॉम्पेंसेशन देना। हम आंकड़ा निकाला, सर्वे किया, सरकार का काम है वो खुद जाके करना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सरकार का कोई एजेंसी आज तक ये देश का अंदर एक इंसान गटर के अंदर मरा हुआ उनका पहचान नहीं किया, बावजूद हम लोग ने करके 1300 का डेटा ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का दिया, वो कुछ भी उनका 10 लाख रुपया देना तैयार नहीं। कई राज्यों सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट पे फिर दावा कर दिया हमारा पास पैसा नहीं है करना। स्वच्छ भारत के लिए 2 लाख करोड़ रुपया सैंक्शन तो हो गया। अभी समस्या क्या है, कितने
हमारा पिट्स है, इस पे इतने 1000 लोग मर चुका ऑलरेडी। अभी हम लोग 12 करोड़ शौचालय 2019 तक बना रहा है, इसका साफ करने के तकनीक व्यवस्था का हम लोग क्यों नहीं सोच रहा है? ये देश का मलमूत्र का कैसे साफ करना, सफाई कर्मचारी आंदोलन, सफाई कर्मचारी करना, इसका कैसे सॉल्व करना भी हम ही बताना। ये देश का वैज्ञानिक है, ये देश का नेता है, ये देश का प्लानर्स है, उनका दिमाग कहाँ गया? क्यों नहीं सोचते ये दिमाग के विषय पर? ये जाति का प्रथा होते हैं नहीं होते? ये मेरा प्रश्न। तो एक तो आपने ये सुझाव दिया कि आप दोनों ने ही कि इसका सोल्यूशन राजनीतिक है और राजनीतिज्ञों को सोचना पड़ेगा कि ये जो जाति से जुड़ा हुआ कर्म है उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, ताकि चाहे वो मशीन के लेवल पे हो, चाहे वो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, जैसे भी किया जाए, ताकि ये जाति व्यवस्था को कम किया जा सके। लेकिन एक और भी इशू हो सकता है जिसको राजनीतिज्ञों को हल करना चाहिए, और वो ये है कि समाज और सरकार में जो बड़े ओहदे हैं उस पर भी ऐसे लोगों को जगह मिले। रिजर्वेशन मिला, ऐसा नहीं कि उस एफर्मेटिव एक्शन से उनके अंदर जागृति नहीं आई, उसका फायदा मिला। पढ़े लिखे दलित समुदाय के लोग आज स्कूलों में 83 to 87% दलित समुदाय के बच्चे, लगभग उतने ही बच्चे हैं जितने कि सवर्णों के बच्चे जा रहे हैं, पर उसके आगे वो पढ़ लिख के और रिजर्वेशन पाके एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको आज भी भारत सरकार के किसी भी विभाग में सेक्रेटरी का पद हासिल नहीं है। उनको सरकारी नौकरियों में बमुश्किल 4% की नौकरियां हासिल हैं। तो ये जो अगर सरकारें आगे बढ़ के कुछ करना चाहती हैं तो इन सब सेक्टर्स में भी उनको आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, क्यों नहीं करती हैं? नहीं देखिए बेसिकली तो इसके लिए रिजर्वेशन आपने बोला, और वो रिजर्वेशन की पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और वह इसीलिए कि हमने ये रिकॉग्नाइज किया है कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा वर्ग जो है उसके का शोषण हुआ है और उसको हमें रिफॉर्म करना है। अब जैसे उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और विजन चाहिए थी उसका लैक है, ये भी क्लियर बातों से आ रहा है। एक बात ये भी है कि जब आप ये जो प्रतिकार है, ये दलित चेतना की आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो हम प्रतिकार अलग अलग देख रहे हैं, यह भी डेमोक्रेसी में एम्पावरमेंट ही है। आज हमने पिछले कितने घटनाएं अगर हम इतिहास में जाएं तो दलित प्रतिकार ही नहीं करते थे, वो एक्सेप्ट कर लेते थे उस चीज को। तो आज उनका माइंडसेट भी, तो हम आगे तो माइंडसेट भी हो गया। लेकिन वो प्रतिकार कर रहे हैं और आपको बार बार सजग कर रहे हैं कि आप कुछ करो। डेमोक्रेसी में ये रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा रास्ता है, तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं देखने के लिए कह रहा हूँ। नेगेटिव तो हमने बहुत चर्चा कर ली और बहुत चीज जानते हैं। आज आप ये कहोगे कि हम डिनाई कर रहे हैं कि यहाँ पे दलितों पे अत्याचार नहीं होता, तो ये हम गलत कर रहे हैं। हम जानते हैं दलितों का पिछड़े वर्गों पे अत्याचार हुआ है, आज भी जगह जगह हो रहा है, और इसको रिफॉर्म करना सरकारों की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हम जानते हैं। अब उसका रास्ता क्या है, उसके लिए विजन क्या है, इसके लिए बहुत सारी चर्चा होगी। आपने कभी सोचा कि आपको अपनी तरफ से क्या मांग करनी चाहिए दलितों के उत्थान के लिए? दलितों एक लेवल पे जरूर मैं है। आपको बता दूं, इस बार बेंगलोर में जो पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी, अध्यक्ष अमित शाह जी ने स्पेसिफिकली एक सेशन इस बात पे कहा था कि ये जो महिला वाली प्रथा है, इसका हमने सब लोगों को कमिटमेंट करके संकल्प लिया था कि इसको हमें खत्म करने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरा ये मतलब है, देखिए मेरा ये कहना है इस माध्यम से कि पंतप्रधान जी मोदी जी ये काम करे ताकि देश दुनिया को भी पता चलेगा कि ये काम वे कर रहे हैं और जाति व्यवस्था तोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ये काम करे ना, संकल्प अच्छा है, लेकिन दलितों को भी हौसला बढ़ेगा कि एक प्रधानमंत्री ये काम कर रहा है, वे करे। और मेरा ये कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को धर्म छोड़ना पड़ा और चित्रकार हुसैन को तो देश छोड़ना पड़ा। ये हर समय क्यों ये घटना घटती है? तो अब क्या करेंगे? अभी भी अब क्या दलित स्थान मांगेंगे ये लोग? अभी भी ये हो रहा है तमिलनाडु में। अभी की घटना है जिसमें कहा गया कि ये हो रहा है आवश्यक है। बहुत सारे दलित जो हैं वो छोड़ के दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। ये तो सोचना ही होगा ना हमारे जैसे को। प्रतिकार बहुत हुसैन को कब छोड़ना पड़ा? चित्रकार हुसैन को करता है, चीजों को एक सामने ला रहे हैं। यही स्थिति बनी रही तो जैसे इजराइल की मांग हुई वैसे अगर दलिस्तान की मांग होगी तो आप क्या करेंगे? अरे ऐसे नहीं हो सकता है। इसका कोई एक बात है, कई विचारधारा कारण से भी देश के अंदर तरह हिंसा का एक मौसम क्रिएट हो सकती है।
ऐसा विचारधारा क्या है, सबका भी हमारा का जानकारी है देश के अंदर। इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, एक हार्मोनियस सोसाइटी बिल्ड करना कोशिश करना। जी। बजट है सामाजिक सामाजिक सद्भाव हमारा रहेगा तभी जाके बाकी सारे काम हो सकेंगे। आगे के लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ छात्रों के सवाल भी लें। सर मेरा सवाल प्रोफेसर सर आपसे है कि ये जो कट्टरता बढ़ रही है इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ये इस लेटेस्ट समय में ये मुद्दे में आया है, इसको लाइमलाइट दी गई है, इस वजह से ये बढ़ रहा है, या फिर सर इसका कोई बीज हमारे अंदर बहुत पहले से पनप रहा था और अचानक कोई ऐसी भावना हमारे मन में आ गई कि ये बीज अचानक पनफुलित हो गया? मेरा सवाल ये था। ठीक है, जो कट्टरता बढ़ रही है उसका उदाहरण मैं मानता हूं कि जब से मीडिया में या हम सब लोगों के मन में आया अखलाक, ठीक है ना, इसी गाजियाबाद के जिले में साहिबाबाद में सफदर हाशमी नाम के एक व्यक्ति की, रंगकर्मी था, नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, उनकी सरेआम हत्या कर दी जाती है लगभग 20 साल पहले, 15-20 साल पहले। कट्टरता वो नहीं थी क्या? लेकिन एक कट्टरता का जवाब दूसरी कट्टरता तो नहीं हो सकती ना। और 20 साल पहले एक गलत का दूसरा गलती से एक सम्मान करके विल्सन जी, ये एस्केपिज्म नहीं। विल्सन जी, अरे विल्सन जी मेरी बात सुनेंगे ना? विल्सन जी मेरी बात सुनिए। हम सुन रहे हैं। अरे तो सुनिए तो ना। अरे मैं अखलाक का बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इसकी जरूरत नहीं, इसकी लेना तो मैं बताएंगे। विल्सन साहब आप अपनी बारी में अपनी बात रखिए। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि आपने कहा कि अभी बढ़ी है, मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि एक कॉन्टिन्यूसली, ऐसा नहीं है, किसी भी समाज में लगातार अपराध की घटनाएं होती रहती जो नहीं होनी चाहिए, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि पिछले 1.5-2 वर्षों में बढ़ी है, जो पिछले 1.5-2 वर्षों में बढ़ी है, तो उनको सफदर हाशमी की हत्या का मुझे जवाब देना चाहिए। मैं सही नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन मैं इस बात का तो विरोध कर सकता हूं ना कि पिछले 1.5-2 वर्षों में नहीं बढ़ी है ये लगातार। और एक हत्या नहीं, एक हत्या नहीं, दाभोलकर की हत्या होती है, किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है, मैं उसके खिलाफ हूं, किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है, लेकिन पंसारे की हत्या होती है, कलबुर्गी की हत्या होती है। कौन कर रहा है वो हत्या? सवाल पेपर में आ रहा है, वो करने वाले कौन है? वो ये गलत है सर, ये राजनीतिक कारणों से बढ़ा चढ़ा करके दिखाई जाती है या कभी कम दिखाई जाती है। इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। उस राजनीतिक साजिश से हम सब लोगों को मुक्त होना है ताकि हम उस समाज की संरचना कर सकें, उस समाज में जिए जहां पर जिस समाज में इस तरीके की अवस्थी जी, मुझे डर ये लग रहा है कि आपकी बातचीत में आप बार बार कह रहे हैं कि हमें राजनीति से बचना चाहिए, लेकिन जब आप उदाहरण दे रहे हैं तो वो सभी राजनीतिक उदाहरण सामने आ जाते हैं। तो हम राजनीति से बचते हुए भी आप राजनीति की ही बात करने लग रहे हैं। मैं अगले अगर आपने सवाल किया तो मैं जवाब भी दे दूं। एक इनका सवाल ले लेते हैं, आप जवाब उसमें दे दीजिए। अवस्थी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि कह रहे हैं कि पिछले ये 2 वर्षों से इस तरह की समस्याएं नहीं है, ये लगातार पिछले 60 वर्षों से इस तरह से आप देख रहे हैं। मेरा एक मानना है, मेरा अपना मत है कि किसी भी काम को जब आप थोपने का कार्य करेंगे, किसी भी कार्य को आप जब किसी व्यक्ति पे थोपने का कार्य करेंगे तो उसका आवाज़ मुखर होगा। आप जो है कहें कि मुझे जो है आपको ज़बरदस्ती भारत माता जिंदाबाद बोलना है, मैं क्यों बोलूँगा? नहीं बोलूँगा। आप दलितों को कहें कि जो है आपको चमड़ी ही छीलना है, आपका काम चमड़ी साफ उतारना ही है, चमड़ी की जो है खाल उतारना है, तो वो क्यों करेगा? और मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 60 वर्षों में शिक्षा का स्तर और ग्राफ काफ़ी बढ़ा है। अगर कोई दलित है, उसका वो अगर चमड़ी खाल उतारने का काम करता है, मैं नहीं समझता हूँ उसका बेटा अगर पढ़ लिख गया, अच्छा पढ़ लिख लिया, जो है इंटर BA ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, क्यों खाल उतारने जाएगा? नहीं, इसमें मतलब क्या अभी कोई कानून बदला क्या सरकार ने? नहीं, सरकार कोई नया कानून बदला क्या? नहीं, सरकार क्या? उनका मेरा सवाल आपसे ये सवाल था। सवाल पिछले ये है। 1.5 वर्षों में साहब, कानून तो नहीं सवाल बदला। सिर्फ इतना जो लोग ऐसा कह रहे हैं, जो लोग ऐसा कह रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस की, दंड की, न्यायालय की और जितनी तरह की कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। असल में इसे कौन मना कर रहा है? वो ये नहीं, सवाल इसमें कर रहे हैं नहीं होनी चाहिए क्या? आप क्या कह रहे हैं, कार्रवाई नहीं होनी सवाल चाहिए? ये कर रहे हैं कि कोई तो भी होनी चाहिए विचारधारा ना? अगर थोपने की कोशिश की जाएगी तो किसकी प्रतिकार तरफ से इस थोपने रूप की में कोशिश हुई है? होएगी। बिल्कुल जो भी आपकी बात थोपने से की तो कोशिश एग्री हाँ, तो कर रहे गलत है ना वो? कौन उसका आपके समर्थन नहीं, कर रहा मैं है? एक मिनट इसमें उसका बोलना समर्थन चाहता किसने हूं। किया? अगर नहीं समर्थन कर रहा है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी की चाहिए। जाए ताकि वो डरे और बिल्कुल, आगे से ऐसा काम न बिल्कुल, करें। बिल्कुल, मैं शत प्रतिशत सहमत हूं इस बात से। हरियाणा पे अभी RSS का एक मीटिंग हुआ, हरियाणा पे रिसेंटली। अच्छा। वहाँ रामदेव ने वो कहा कोई भारत माता का जय नहीं बोले तो उनका सिर कटेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और IPC 503, 506, अब कोई ऐसा बोले तो उनका पनिशमेंट कर सकते, गिरफ्तार कर सकते।
मैं पूछते हैं कोई कुछ हम बोलेंगे, भाषण देने के समय कुछ गलती हो ये तो इमीडिएट गिरफ्तार करते हैं। ये देश का कानून का होगा, सरकार का होगा, ताकत होते हैं नहीं होते हैं। अगर ऐसा हम लोग छोड़ के ऐसा चले तो ये हम सबका लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास छूट जाएगा। मैं कहना कि कितने बड़ा भी होगा, मतलब मैं बताएंगे और भी बताएंगे। वो इधर वो रविशंकर ने आया, इतने मीटिंग ने किया, उनका तो वो बताया आप फाइन देना, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वो फाइन नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने गया, मुख्यमंत्री ने गया, सारे पार्टिसिपेट है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, मेरा जैसा नागरिक का ये सारे देखने के बाद एक भयानक मौसम हो रहा है देश का अंदर। क्यों जा सकते? मैं गलत करेंगे, मैं गलत करने के बाद मेरे सारे नेता कोई आके मेरे साथी खड़ा कर फोटो खींचे तो सारे लोग बोलते वो क्यों गया वहां। फिर रविशंकर ने पैसा नहीं दिया तो क्यों जाता है? एक धार्मिक रूप से कोई धर्म होगा, वो ईसाई होगा, हिंदू होगा, कोई ये देश का अंदर उनका थोड़ा छूट मिल रहा है। ये बिल्कुल नहीं होना। नागरिक कोई भी होगा, बड़ा होगा, राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, सारे कानून एक ही है। वो कार्रवाई तो नहीं लिया, कहीं नहीं होता है। मैं एक गोपाल जी, छोटी सी बात करूं। योगी आदित्यनाथ वो बोलते हैं वो इंडिया उनका पास सवाल, हमारा सवाल बड़ा कार्यक्रम है, हम साम दान दंड प्रयोग हम करते हैं, वो नहीं होया तो हम यू कैनॉट चैलेंज द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। आप ये जो कह रहे हैं कि जब कि इनकी बात से मैं सहमत हूं कि जब भी आप प्रतिकार करेंगे, जितनी फेरोसिटी से आप प्रतिकार करेंगे, वो अत्याचार करेंगे, उतना ही प्रतिकार स्ट्रांग होगा। तो अब ये इसी को, उस प्रतिकार को एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में करना पड़ेगा। अगर वो प्रतिकार को जस्टिफाई कर देगा कि एट्रोसिटीज के बेस पे मैं प्रतिकार को भी मतलब क्रिमिनलाइजेशन में कर दूंगा तो वो भी प्रॉब्लम है। देखिए, किसी का भी प्रतिकार गलत नहीं होना चाहिए। वो भी जो एट्रोसिटीज भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कंट्रोल होगी, प्रतिकार को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कंट्रोल कर। विक्टिमाइजेशन से आप प्रतिकार को नहीं, वही कह रहे हैं ना। विल्सन साहब, सवाल ये नहीं, आज हम इसमें बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि ऐसे होगा। दलित चेतना पे, दलित चेतना का जो उभार आया है, इनकी व्याख्या है कि जितना अत्याचार होगा उतना प्रतिकार होगा। लेकिन तो ये प्रतिकार जो हो रहा है, अपनी बात नहीं, प्रतिकार अच्छा है, मैं पॉजिटिवली कह रहा हूं। तो अगर प्रतिकारी रिफॉर्म के लिए रास्ता है। मेरा प्रश्न प्रोफेसर अजनिवेश जी से है। विमर्श के दौरान सर आपने कहा कि दलितों का पहले भी नरसंहार बिहार में होता रहा है। मैं बिहार की धरती से नहीं ठहरा रहा हूं। जी सर, आप जायज़ नहीं ठहरा रहे हैं, खैर वो तो बहुत सारी बातें हुई यहाँ पे। मैं बिहार की धरती से बिलोंग करता हूँ सर, मुझे जहाँ तक याद है कि बिहार में ही जब नीतीश कुमार की सबसे पहली बार अभी सरकार बन के आई थी 2005 के टाइम पे, ठीक है, तो उस समय में बीजेपी और नीतीश कुमार ने जिन्होंने 2005 से शायद पहले रही होगी। हाँ, जब भी बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार, आप दोनों में, गोपाल कृष्ण जी और आप लोग दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। नहीं, एक को बता दीजिए, सवाल पूछ लीजिए आप। सवाल पूछ लीजिए, कोई भी दे सकता है, उसमें क्या तो बात? प्रॉब्लम ये है कि जब सरकार बन के आई थी तब अमीरदास आयोग को भंग करने वाले नीतीश कुमार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी थी, जिसको कि तथाकथित तौर पे आपके संगठन का भी समर्थन हमेशा से ही रहता है, चाहे वो पर्दे के पीछे से ही रहे। आरएसएस का अमीरदास आयोग को नीतीश कुमार जी ने भंग किया, उसमें आपका भी सहयोग था। तो दलितों के साथ जितने अत्याचार होते रहे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि हाँ, इसके पीछे राजनीतिक दलों का एक बहुत बड़ा हाथ होता है? या फिर आप कह रहे हैं कि अभी 2 साल के बारे में बात क्यों हो रही है? सर, हम पहले के समय में इतने जागरूक नहीं थे, हमारा जनरेशन नहीं था। हम अभी आए हैं, अभी होश संभाला हमने, अभी जब हमारी चेतना बढ़ी तो हम बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि सुन लीजिए, पिछले 2 सालों में जो सरकार आई है वो जिस विचारधारा को प्रमोट कर रही है, लगातार देश में जो कुछ दलितों के साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उसी का परिणाम है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें बदलाव होना चाहिए? मैं सिर्फ ये, पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं कह रहा था कि कोई एक राजनीतिक दल ऐसा नहीं कर रहा, मैंने ये नहीं कहा। मैं कह तमाम राजनीतिक दल इस साजिश में शामिल रहे, पहली बात। दूसरी बात, आप नीतीश कुमार कहें, उस समय किसी की भी बीजेपी की सरकार होगी तो उसका गोपाल जी जवाब देंगे। आपकी चेतना जो जागृत हो रही है, ज़रूर जागृत हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस चेतना के जागृत होने से ही, किसी राजनीतिक या सरकारी काम से नहीं, आप लोगों की चेतना जागृत होने से ये समरसता आएगी समाज में। लेकिन मेरा विरोध सिर्फ इस बात से है कि अगर आप ये कहें कि सिर्फ 2 साल में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, मेरा विरोध सिर्फ इस बात से है।
सवाल ये नहीं है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है और उस अत्याचार का प्रतिकार इस समय देखने को मिल रहा है। ये तो पहले भी अत्याचार होता रहा है, हमने शुरुआत ही की थी कि अत्याचार हो रहा है, पर प्रतिकार का जो स्वरूप अभी देखने को मिल रहा है, जो प्रबल स्वरूप इस समय देखने को मिल रहा है और जो बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें कि प्रतीकात्मक है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल को दहलाने वाला है, संवेदनशील है, उस तरह का प्रतिकार पहले कम देखने को मिलता था। सवाल ये है कि वो एक संदेश देना चाहते हैं, शायद उस संदेश को चाहे वो राजनीतिक दल हो या सामाजिक संगठन से जुड़े लोग हो, शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं। जो अभी समझ में आ रहा है वो ये है कि वो ये जताना चाहते हैं कि जो मौजूदा दौर है जिसमें एक देश, एक संस्कृति, एक प्रतीक को बढ़ावा देने की बात कही जाती है, हम उसको नहीं मानते क्योंकि हमारा देश विविधतापूर्ण देश है और हम विविधता में, अनेकता में एकता की बात करते रहे हैं और इसको स्वीकार करके समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा और समाज को साथ लेके चलना पड़ेगा। मुझे लगता है इस दलित प्रतिकार का ये स्वरूप हमें देखना चाहिए। संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा, आप सब लोग से छोटे छोटे। हाँ, मैं तो केवल जी, अच्छा, आप बहुत देर से नहीं बोल रहे हैं। इतना कहना चाहूँगा कि एक तो ये कोई जवाब नहीं है कि 2 साल से पहले भी ये चीज़ें होती थी, ये कोई जवाब नहीं है। जवाब ये है कि ये क्यों हो रही हैं, इनको ख़त्म कैसे किया जाए। 2 साल से पहले भी होती थी, 2 साल के बाद भी हो रही हैं, आज भी हो रही हैं, लेकिन अब आज इनका विरोध हो रहा है तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। मैं कहूँगा कि आज, और ये क्यों विरोध इतनी ज़ोर से हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि उस विरोध को बढ़ाया जा रहा है। ये प्रांतों में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, मैं हालांकि मुझे मालूम नहीं था कि आपने 2 लोग पॉलिटिकल बुला रखे, मैं तो समझा हम जैसे लोग होंगे जो पढ़ने लिखने का काम करते हैं। तो ये लोग जो उसको अब इनके राज्यों में ये किया जा रहा है कि हर एक जगह गौ रक्षक संघ बनेंगे और वो जो है गौओं को जाके बचाएंगे और लोगों को पीटेंगे और वही तो मैंने कहा कि आई टू मॉनिटर ये किसी सरकार ने पहले नहीं किया, ऐसा काम किसी ने नहीं किया जो अब किया जा रहा है। तो ये सोचने की बात है कि जो तुम आज कर रहे हो, क्या वो किसी ने पहले किया था ऐसा काम? वो रोक नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बढ़ावा तो नहीं दिया, लेकिन आज तो बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन मेरे उस सवाल का जवाब आप चाहें तो दीजिए जिसको मैंने पूछा कि ये दलित चेतना नहीं, आप जरूर बोलिएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सवाल ही नहीं है कि उत्पीड़न आज हो रहा है और प्रतिकार आज देखने को मिला है। सवाल ये हमेशा से बना हुआ है कि उत्पीड़न भी होता था और प्रतिकार भी देखने को मिलता था, लेकिन आज वो जो बात आपने कही उसी से भी यह बात आगे बढ़ती है कि ये प्रतिकार ये साबित करने की कोशिश है कि हम आपकी जो एक संस्कृति, एक धर्म, एक प्रतीक की जो भावना को थोपने की कोशिश है उसको नकारते हैं। आप क्या मानते हैं? मतलब ये कहना क्या है, वो भी वेरी गुड क्वेश्चन ने पूछा था। ये कानून है, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का है, इस पे भी सेम कितने शोर चल रहा है देश के अंदर, ऐसे ही होना। दलित का समस्या काफी है, इसका भी सारे विषय पर आए तो अच्छा है। वो छोड़ के हम लोग एक दूसरा विषय पर पकड़ के इसका दबाव दूसरा पे डाले तो इस पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि अंबेडकर जी ने दलित समाज को गौतम बुद्ध के अहिंसा के मार्ग पर लेकर गए, इसलिए दलित समाज कम से कम हिंसा कर रही है। अगर बाबा साहब अंबेडकर उनको गौतम बुद्ध के अहिंसा के मार्ग पर न ले जाता तो कितनी बड़ी हिंसा होती थी। और आज भी उन्होंने जो गुजरात में जो किया है वो तो गांधी जी के सत्याग्रह का ही मार्ग है कि मरे हुए गाय बैल लेकर ही कलेक्टर के सामने ला रहे हैं। ये जो हो रहा है ये बहुत ही गौतम बुद्ध के और गांधी के अहिंसा के और सत्याग्रह के मार्ग से दलितों का आंदोलन चल रहा है। अगर इसको गवर्नमेंट ढंग से प्रतिसाद नहीं देती है तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं। हमारी पार्टी के हिसाब से हम जानते हैं कि समाज में दलितों पे अत्याचार हुआ, वो आज से नहीं हुआ, बहुत सालों से हुआ, और उस समाज को इंटीग्रेट करना, उत्थान भी करना है, इस बात के लिए पार्टी पूरी तरह वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। उसके रास्ते में और उसके तरीकों में लार्जर विजन चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए, सब चीज़ों के लिए तैयार है। लेकिन हम कभी डिनाई नहीं कर रहे कि दलितों का समाज में इस समय, हमारे समाज में उनकी स्थिति खराब नहीं है। हम और
और इसकी नहीं सुनिए, पूरी तो सुन लीजिए। रिफॉर्म करने की जिम्मेदारी, अगर दो वर्ग हैं, एक शोषित है और एक शोषण करने वाला, तो जो शोषण करने वाला है उसकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। जो कि विक्टिम है उसका तो इमोशनल होएगा इसका रिएक्शन, उसको समझना, लार्जर लोगों को समझ के उस समस्या का समाधान तो जो शोषण करने वाला है उसको अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करके या अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने करा, कानून व्यवस्था को नहीं, अगर कानून व्यवस्था को, या जो ब्लेम आप कर रहे हैं कि कर रहे हैं आप, एक जगह आप तथाकथित कहते हैं, फिर आप सारी पार्टी और सारे लोगों को जोड़ देते हैं। हम भी तो बहुत काम कर रहे हैं। कितने, अगर 4 लोगों ने, हमारी पार्टी से 11 करोड़ मेंबर हैं, उनमें से अगर 50 लोगों ने, 100 लोगों ने ऐसा काम किया, तो आप 10 करोड़ 90 लाख 99,000 को सबको जो कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने किया अगर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और अगर उनको प्रोत्साहन देना बंद हो जाए तो शायद इन सब चीजों पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन दलित आंदोलन से भी मुझे ये उम्मीद है कि वो सीमित रह के ना देखें, वो अपनी लड़ाई को सिर्फ सीमित होकर ना देखें। ये सिर्फ दलितों का आंदोलन नहीं है, ये अलग अलग दायरों में बटे हुए हैं। इसमें महिलाओं के साथ जो भेदभाव है उसको भी शामिल करें, और मजदूर वर्ग के साथ, आदिवासियों के साथ जो भेदभाव है अगर उसको भी शामिल करके चलें, तो शायद ये उनके आंदोलन का एक बड़ा और बृहद स्वरूप होगा, और देश में जो सामाजिक न्याय के सवाल हैं वो बड़े पैमाने पर रिजॉल्व किए जा सकेंगे, उसका समाधान निकाला जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।